गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन के अंदर आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंसेप्ट शुरू किया था और थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, राइट। तो अब हम थोड़ा एक मिनट लैंग्वेज पढ़ लेते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग का और फिर आज मैं डायरेक्ट आपके पोर्शन की ओर जाता हूं। ये पॉइंट्स मैंने कल लिखवाए तो थे लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किए। आज पहले इसको समझते हैं अच्छे से और फिर डायरेक्ट आज इस सब्जेक्ट के अंदर आपको कितने टॉपिक पढ़ने हैं और कैसे पढ़ना है, कैसे पोर्शन कस्टमाइज किया हुआ है किसने, एज पर संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी ने। देखिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिनोट्स एवरी अकाउंटिंग टेक्निक्स which be useful to management in performing its function। आप जब भी कोई भी अकाउंटिंग वर्क करते हो मैनेजमेंट करने के लिए, अब मैनेजमेंट के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन भी आता है और एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे मेन काम होता है टेकिंग अ एक्यूरेट डिसीजन, क्योंकि एक डिसीजन बना बनाया ऑर्गेनाइजेशन दिखा सकता है और एक ही डिसीजन ऐसा है जो एक इनिशियल स्टेज वाला ऑर्गेनाइजेशन वेल एस्टेब्लिश कर सकता है। उसका एग्जांपल दूं मैं आपको, तो इसका एग्जांपल अगर आपको बेस्ट एग्जांपल मिलना चाहिए तो वो है हमारा नोकिया। अब देखिए, नोकिया ने एंड्रॉइड नहीं लेके क्या किया, अपना इंडियन मार्केट से एग्जिस्टेंस ही खत्म कर दिया। अब इसे फोरकास्टिंग के ऊपर ही तो है। तो अब जब भी कोई भी आंकड़ा आपको ऐसा बताएगा, क्या अकाउंटिंग टर्म्स आपको जब भी आप अकाउंटिंग फ्यूचर के लिए मैनेजमेंट करने के लिए लेते हो तो उसी को बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और मैंने आपको कल यही बताया कि ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट जो है ये टॉप लेवल मैनेजमेंट को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फ्यूचर के लिए सप्लाई करता है, जिससे टॉप लेवल मैनेजमेंट कंपनीज के अंदर या लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्यूरेट डिसीजन ले पाते हैं, क्योंकि सेंटर पोजीशन सभी डिसीजंस का होता है कौन, फाइनेंस। और फाइनेंस की स्टडी बोले तो हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इट्स अकाउंटिंग सर्विस टू मैनेजमेंट, देखो लिखा हुआ है ये एक ऐसी सर्विस है जो हम मैनेजमेंट को देते हैं, बोर्ड टॉप लेवल मैनेजमेंट को देते हैं। दैट इज यूज ऑफ अकाउंटिंग फ्रॉम मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू ओनली, यानी इसका जो एनालिसिस है हम क्यों करते हैं, ताकि हम मैनेजमेंट को समझ पाए, बस और कुछ नहीं है। इट इज दैट फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग विच इनेबल का मतलब है उसके थ्रू, एक ऐसा अकाउंटिंग का टाइप है जिसके थ्रू बिजनेस इज टू बी कंडक्टेड मोर इफिशिएंटली, हम अपने बिजनेस को मोर बेहतर तरीके से फुल कैपेसिटी से हम चला सकते हैं। According to Chartered Accountant of England and Wales, define management accounting as any form of accounting। देखो क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यानी जब भी कोई ऐसा टाइप अकाउंटिंग का परफॉर्म करते हो which enable a business is to be conducted more efficiently can be regarded as a management accounting। देखो ये जो है ये सेम लेवल बता रहा है कि जब भी कोई ऐसी अकाउंटिंग परफॉर्म होती है जिसके थ्रू हम बिजनेस को इफिशिएंटली इफेक्टिवली परफॉर्म करते हैं, वही अकाउंटिंग को हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलते हैं। देखिए, अकाउंटिंग की 3 ब्रांचेस मैंने आपको यस्टरडे डिस्कस किया। पहला था फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब देखो, कॉस्ट और फाइनेंशियली पास्ट के परफॉर्मेंस पे स्टडी करते, राइट, लेकिन सिर्फ मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऐसा है जो फ्यूचर के लिए स्टडी करता है बाय टेकिंग पास्ट एंड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन। लेकिन ये ऑप्शनल स्टेप है, क्यों? क्योंकि ये बड़े व्यापारी ही सिर्फ अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि महंगा स्ट्रक्चर है, अफोर्डेबल नहीं है। मैंने आपको यस्टरडे बताया। एक और बात मैंने आपको प्रीवियस सेशन बताया कि ये मोहताज है बेचारा। किसके मोहताज है? फाइनेंशियल कॉस्टिंग। जब तक उसको कॉस्ट अकाउंटिंग से और फाइनेंशियल अकाउंटिंग से डाटा नहीं मिलता वो उसके ऊपर वर्क नहीं कर पाता है, इसलिए मोहताज है। इसलिए इसका स्कोप थोड़ा नैरो है एज कंपेयर टू फाइनेंशियल से। सबसे बेस्ट स्कोप जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है और डबल एंट्री सिस्टम से अगर फाइनेंशियल अकाउंट परफॉर्म किया तो सब कुछ रहता है इसके अंदर। क्लियर? इसलिए आप देखो 4 साल आपने सिर्फ एंजॉय किया एक अकाउंटिंग की ब्रांच, और वो थी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जहाँ पे हर साइड में आपने कभी किसको डेबिट किया तो कभी किसको क्रेडिट किया। यहाँ कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, इसका कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होता है एक्चुअली, जैसे कॉस्टिंग का कोई स्ट्रक्चर नहीं था। देखा ना हमने कॉस्टिंग प्रीवियस सेशन में। इट इज हाईली एक्सपेंसिव ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, मैंने आपको पहले बताया महंगा स्ट्रक्चर है क्योंकि इट रिक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड पर्सन, यहाँ पे एक्सपर्ट लोग चाहिए। फॉरकास्टिंग हर कोई नहीं देख पाता ना, अपन दुकान चेंज करते 2 दिन बाद किस सप्लायर को पेमेंट देना है हम भूल जाते हैं। ये तो महीना पहले ही हमको ग्राफ देते रहे कि 2 महीने बाद इतने पैसे आएंगे, इतने पैसे जाएंगे, लगेंगे पैसे इतने, जमा के रखो। अब हम 2 दिन बाद का नहीं सोच सकते, सोचो ये लोग तो 2-2, 3-3 महीने का पहले ही बजट बना के हमको हाथ में दे देते हैं। इसलिए इट इज प्योरली ऑप्शनल। आप चाहो तो बिजनेस के अंदर मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूज करना है तो करो, नहीं करना है तो इसके बिना भी काम चल जाएगा, इसलिए ऑप्शनल स्टेप है। इट इज ऑलवेज वर्क फॉर द फ्यूचर। हाँ भाई, ये इसका एक ड्रॉबैक बोलना है, क्या बोलना, देखिए आप कि ये फ्यूचर के लिए सब खेलता है, प्रेजेंट और पास्ट के लिए नहीं। जो ऑनगोइंग एक्टिविटी है आप उसके लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूज नहीं कर सकते हो। आप पास्ट जो हो गया नो, लेकिन जो होने वाला है उसके लिए आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूज कर सकते हो। नॉट प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, अब इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं। आपने देखा होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग देखा आपने तो एवरी लेजर हैज 2 साइड, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। आपने जर्नल एंट्री से लेकर फाइनल अकाउंट जितने भी आपने अकाउंटिंग किया, सोल ट्रेडिंग कंसर्न, बिजनेस का, पार्टनरशिप फर्म का, कंपनीज का, तो आपने देखा उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट बना हुआ था, स्ट्रक्चर था। इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ये डिपेंड ऑन द कंडीशंस।
सिचुएशंस, डाटा देखकर हम लोग इसका फॉर्मेट बनाते हैं एक्चुअली। क्लियर? यानी आपको ऐसे कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं मिलेगा जो डे 1 से लास्ट तक वही फॉर्मेट चलेगा, नो भैया, यहाँ नहीं मिलने वाला। यहाँ पे आपको डाटा देखकर ही फॉर्मेट तैयार करना पड़ेगा और प्रेजेंट अकाउंटिंग करनी पड़ेगी सब। हाँ बोलिए। यस, गवर्नमेंट बजट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ही पार्ट है, कोई भी बजट लो, कोई भी बजट। क्लियर? नेक्स्ट है सप्लाइज मटेरियल डाटा टू टॉप लेवल मैनेजमेंट। ये क्या काम करता है? ये मटेरियल डाटा। मटेरियल डाटा किसको बोलते हैं? जो डाटा प्रभावित करे हमारी दुकान को, ऑर्गेनाइजेशन को, बिजनेस को, उस डाटा को बोलेंगे मटेरियल डाटा। तो मटेरियल डाटा टॉप लेवल मैनेजमेंट को सप्लाई करता है, यही है एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब हमने प्रीवियस सेशन में एग्जांपल देखकर इसको डिस्कस भी किया, मेरा एरिया आज है ही नहीं। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी के हिसाब से आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर कितने टॉपिक्स दिए गए हैं, सिलेबस यानी इंडेक्स। शुरू करें? चलिए तो शुरू करते स्टूडेंट्स, यहां ध्यान देंगे सभी लोग। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर इस सेमेस्टर के अंदर, सेमेस्टर 6 के अंदर आपको टोटल 5 यूनिट में आपका सिलेबस क्लासिफाइड किया गया है। ओके, अब देखते हैं कौन सी 5 यूनिट में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। अच्छा, मेरा एक प्रोटोकॉल क्या है बताओ? वननेस का एक प्रोटोकॉल है कि फर्स्ट डे से ही आपको सारे टॉपिक्स समझाए जाते हैं कि कौन से टॉपिक में क्या क्या परफॉर्म होगा, ताकि एक पोक सिस्टम आपको मिले और एक मकसद मालूम पड़े, पर्पस मालूम पड़े कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है। शुरू करते हैं, ध्यान देंगे। सबसे पहला पार्ट एज इट इज, जैसे आपको कॉस्टिंग के अंदर था 5th सेमेस्टर में, थ्योरी पार्ट पूरी 5th एक यूनिट आपको थ्योरी के ऊपर दी हुई है। लेकिन मैं आपको, मेरा एक भी स्टूडेंट थ्योरी रटता नहीं है, पूछो क्यों? जितने टॉपिक परफॉर्म करोगे उसी के ऊपर बस थ्योरी बन जाती है। अगर आप कंसेप्ट क्लियर है, आपके अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आपको थ्योरी कोई भी रटनी पड़ेगी नहीं। क्लियर? और आपको जैसे मैंने बताया हुआ है, हमारे यहाँ पे पढ़ाने की एक पद्धति है, प्रोटोकॉल है कि थ्योरी पार्ट मैं सबसे लास्ट में लेता हूँ, जैसे मैंने आपका कॉस्टिंग में लिया था। तो ये एक्चुअली एक ड्रॉबैक पॉइंट है, जो क्यों पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसके मार्क्स कट जाते हैं, इसलिए थोड़ा ये ड्रॉबैक है। क्योंकि थ्योरी में फुल मार्क्स नहीं मिलते ना, बात वो आती है, आपके मार्क्स रिड्यूस होते हैं, वो इसी का ही एक मकसद है। और यही थ्योरी पार्ट साइंस वाले एंजॉय करते हैं, क्योंकि उनको अकाउंटिंग थोड़ी पल्ले नहीं पड़ती, क्योंकि उनका बेस लेवल जो होता है 11th-12th वो थोड़ा अलग रूप से होता है, तो ये उनका बेनिफिट होता है बेटा, क्योंकि वो थ्योरी में एक्सपर्ट होते हैं और कॉमर्स वाले बच्चे प्रैक्टिकली अकाउंटिंग में एक्सपर्ट होते हैं। क्लियर? चलिए तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट यूनिट आपको थ्योरी पार्ट दिया मैनेजमेंट अकाउंटिंग की पूरी, यानी जो आगे आने वाले 4 टॉपिक आप पढ़ोगे उसकी पूरी थ्योरी आपको फर्स्ट यूनिट में मुलाकात हो जाएगी। अब ये यूनिट जो है 16 मार्क लेके बैठी है। 16 मार्क का जो क्राइटेरिया है वो कैसे डिवाइड किया गया है ध्यान दीजिए। 4 मार्क के आपको एमसीक्यू आएंगे, 4 कंपलसरी, 4 मार्क के शॉर्ट आंसर आएगा, एक के और में एक, यानी अब शॉर्ट आंसर बोलो या शॉर्ट सॉल्यूशन बोलो, अकाउंटिंग पार्ट है इसलिए सॉल्यूशन बोल सकते हैं ना, एक के और में एक। और दूसरा 8 मार्क का एक लॉन्ग आंसर आएगा, एक के और में एक, आपको एनी वन सॉल्व करना है। इस तरीके से 16 मार्क्स आपके यूनिट फर्स्ट में दिया गया है। थ्योरी पार्ट में क्या पढ़ाना है, क्या पढ़ना है, ये सब आगे डिस्कस करेंगे। सेकेंड यूनिट जो है वो है ब्रेक इवन एनालिसिस। अब ये क्या काम करता है सर? सुन लीजिए, ध्यान दीजिए, समझ लेंगे सभी लोग। मैं 5 टॉपिक आज आपको घुमाने वाला हूँ, पूरा 5 यूनिट का इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ने वाले हो, मकसद मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ, मकसद, और फिर डायरेक्ट हम अपने फर्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। देखिए ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है? जब भी कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट एंजॉय करना है या अपने बिजनेस को एनालाइज करना है, सबसे पहले उसका काम क्या है? देखो एक प्रॉफिट एंजॉय कब होगा बताओ? एक प्रॉफिट तभी एंजॉय होगा जब मैं अपनी मुद्दल रेट जानूंगा। अब मैं क्लास चला रहा हूं, ठीक है, अब इस क्लास के अंदर कम से कम मुझे 15 बच्चे चाहिए, मुझे पता है क्यों? क्योंकि मेरा डेली का जो वर्किंग एक्सपेंस है वो कम से कम 15 बच्चों अगर नहीं आए तो वो क्लास चलाना घाटे में है, यानी उसके नीचे आया तो लॉस है, उसके ऊपर आया तो मुझे प्रॉफिट है। ये जब मुझे मालूम पड़ता है, वो जो मालूम पड़ता है उसके लिए जो मैंने टॉपिक यूज किया उसका ही नाम है ब्रेक इवन एनालिसिस। यानी इस टॉपिक के अंदर आप क्या जानोगे? इस टॉपिक के अंदर आप अगर व्यापारी हो, बिजनेसमैन हो, तो आप अपना मुद्दल रेट जानोगे कि एक्चुअली कोई प्रोडक्शन मैं कर रहा हूँ, प्रोडक्शन कर रहा हूँ, तो मुझे कौन सी कैपेसिटी में करना चाहिए और एक्चुअली मुझे कम से कम कितने का माल बेचना चाहिए। क्योंकि एक बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करने के अंदर हमारे पास एक्सपेंसेस 2 टाइप के होते हैं, फिक्स एक्सपेंसेस और वर्किंग एक्सपेंसेस, बराबर कि नहीं? हमने कुछ एसेट परचेस कर रखी है, हमने कुछ डेली के खर्चे करने हैं, अब वो उतने सारे खर्चे बेयर करने के लिए मुझे एटलीस्ट कम से कम कितने का इनकम चाहिए, टर्नओवर चाहिए, ये जब मुझे निकालना होता है तो मैं कहता हूं कि हमने कौन से बेसिस पर निकाला, ब्रेक इवन एनालिसिस। जैसे आप देखो, आपने कभी कभी छोटे व्यापारी को सुना होगा कि यार दुकान तो ली है, रेंट भर रहा हूँ, फिर इधर एम्प्लॉय की सैलरी दे रहा हूँ, तो ऐसे करके रोज का मेरा 5000 रुपये खर्चा है ही है कम से कम, यानी कम से कम मुझे 5000 रुपये रोज निकालना है, और 5000 निकालने के लिए मुझे कम से कम 50000, अगर मेरी 10% मार्जिन है तो 50000 का सेल करना पड़ेगा। अब 50000 का सेल मेरा रोज का टारगेट है, अगर मैं नहीं करूंगा, उससे नीचे आ रहा हूं तो मैं लॉस में हूं, उससे ऊपर जाऊंगा तब जाके मैं कुछ कमा रहा हूं।
यानी अगर मेरी 10% मार्जिन है, 10% अगर मार्जिन प्रॉफिट मार्जिन है मेरा, 50,000 रुपए का अगर मैं सेल करता हूं तब जाके मेरा दिन का खर्चा 5,000 रुपए इनकम एज इक्वल्स टू एक्सपेंस निकलेगा। बराबर कि नहीं? बराबर कि नहीं? तो 50,000 का टर्नओवर करने के लिए वो कुछ भी एफर्ट्स लेता है, कुछ भी करता है, दिन रात एक करता है। किसी दिन तो वो 12-12 तक दुकान खोल के बैठता है क्योंकि मेरा आज का खर्चा निकालना है, उसका मेन टारगेट है। फिर भले वो कस्टमर को हानि पहुंचे, कुछ भी पहुंचे, हमको उससे कुछ मतलब नहीं है। हमारा मेन काम क्या है, मुझे एटलीस्ट मेरा मुद्दल रेट मुझे निकलना चाहिए रोज का। ये एक टारगेट अगर हमें मिलता है तो वो मिलता इसलिए है क्योंकि उसने अपना बीईपी पॉइंट देखा हुआ है। बीईपी का मतलब होता है जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, और वो कौन से सरकमस्टेंस में कौन सा बीईपी निकालना होता है वो सीखने के लिए आपको यूनिट नंबर 2 से मुलाकात करनी पड़ेगी, जिसका नाम है ब्रेक इवन एनालिसिस। यानी यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट लेना है हमें जहां बीईपी पॉइंट बोलते हैं, जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। मुद्दल रेट क्या होता है? और हर एक व्यापारी को अगर बिजनेस में कमाना है तो सबसे पहले उसका अपना मुद्दल रेट मालूम होना चाहिए कि मैं ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पे मुझे उससे ऊपर गया तो मैं प्रॉफिट जो करूंगा और उससे नीचे गया तो मैं लॉस सफर कर सकता हूं। ये अगर डायग्नोस नहीं हुआ तो भैया तुम कोई काम के नहीं, तुम ब्लाइंड बिजनेस कर रहे हो, कोई ऐसी बिजनेस चलेगी नहीं। गॉट इट? तो इस टॉपिक के अंदर हम क्या सीखेंगे? बीईपी। क्या सीखेंगे? बीईपी, ब्रेक इवन एनालिसिस। क्लियर कि मुझे टर्नओवर कितना करना है, मुझे मेरा फिक्स कॉस्ट कितना है, मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना है। अब फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट क्या है? एक बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करने के अंदर खर्चे दो टाइप के होते हैं, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या होता है? जो खर्चा फिक्स है, चाहे मेरा प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़े चाहे कम हो, वो खर्चा मुझे भरना ही है एनी हाउ। चाहे मेरा टर्नओवर बढ़े चाहे कम हो, वो नहीं बढ़ता, वो कांस्टेंट होता है। क्या होता है वो? कांस्टेंट। उसको बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट उसको बोलते हैं टर्नओवर इनकम बढ़ने से या प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ने से मेरा खर्चा बढ़ता है, और अगर इनकम कम हुई या प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हुई तो मेरा खर्चा भी कम होगा। उसको बोलेंगे वेरिएबल कॉस्ट। क्या बोलेंगे? वेरिएबल कॉस्ट। एग्जांपल दूं, अब मैं क्लास ला रहा हूं, अब इस क्लास के अंदर सपोज ये क्लास अगर मैंने रेंट पे ली होगी, रेंट पे, तो अगर ये रेंट 10,000 रुपए मालक मुझसे रेंट ले रहा है महीने का, तो बताओ ये मेरे लिए खर्चा कौन सा हुआ? फिक्स की वेरिएबल? फिक्स। पूछो क्यों? मैं एक बच्चा पढ़ाऊं तो भी मेरे को 10,000 देना है, मेरे पास 100 बच्चे पढ़ने आए तो मालक मुझे ये नहीं बोलेगा कि भाई रेंट बढ़ा के दे दे, नहीं बढ़ गया जो हो जाए कर ले। बराबर कि नहीं? जब मेरा बुरा वक्त था तो मैं देखो रेंट पूरा पे किया, अब मेरा अच्छा वक्त है तो रेंट मेरा बढ़ा के ले सकता नहीं है, तो बाउंडेड नहीं है। तो फिर वो रेंट क्या हुआ मेरा? वो हुआ मेरा फिक्स कॉस्ट, क्योंकि मेरा इनकम बढ़ेगा तो वो खर्चा नहीं बढ़ेगा, और मेरा इनकम कम भी हुआ तो भी वो खर्चा उतना ही रहेगा एक्चुअली। ठीक है? फिर दूसरा आता है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट बोलेंगे एग्जांपल तुम्हारी नोट्स का खर्चा, अगर मेरे पास एक बच्चा आता है और एक बच्चे के ऊपर मेरे को 200 रुपए की नोट्स लग रही है तो टोटल खर्चा 200 आएगा। लेकिन अगर 100 बच्चे आते हैं तो 200 × 100 कितना आएगा? करो करो, 200 × 100 कितना आएगा? 20,000। तो 20,000 रुपए मेरा फटका लग गया, खर्चा बढ़ गया। इनकम बढ़ी तो खर्चा बढ़ा, इनकम कम हुई तो खर्चा भी, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ी तो खर्चा बढ़ा, प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हुई तो खर्चा भी कम हुआ। उसको बोलेंगे वेरिएबल कॉस्ट। और ये दोनों कॉस्टिंग से हमारी टोटल कॉस्ट बनती है। अब वो बीईपी पॉइंट में आप कैसे करना है, क्या करना है, वो जब अकाउंटिंग पार्ट होगा तो आपको सिखाया जाएगा, और इससे आप अपने बिजनेस के बीईपी पॉइंट को भी एनालाइज कर सकते हो। फिर थर्ड जो है, फिलहाल मैं आज के टॉपिक को नहीं आता हूं, पूछो क्यों? अगर टाइम मिला तो मैं आज ये टॉपिक शुरू करने वाला हूं, तो नेक्स्ट सेशन शुरू करेंगे पक्का है। रेशो एनालिसिस हमारा अभी टॉपिक वही है ना, ये क्या है? आज हम फर्स्ट यूनिट नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, यानी आज से हम अपना फर्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। ओके, नाम क्या है? रेशो एनालिसिस। आएगा तो बताऊंगा। फिर नेक्स्ट है यूनिट नंबर 4 और 5। अब सर 4 और 5 एक साथ क्यों लिखी? क्योंकि यूनिवर्सिटी ने हमको कोई बाउंडेशन नहीं दिए कि हम 4th नंबर पे यही पूछेंगे और 5th नंबर यही पूछेंगे, वो बोले हम दोनों में से कोई भी क्वेश्चन कहीं पूछ सकते हैं। इसलिए मैंने आपको मर्जिंग कराया, और वो है कैश बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट। अब कैश बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट क्या है? तो देखो, बजट वर्ड इट इंडिकेट फॉर फ्यूचर। मैं अगर कभी भी कोई भी बजट अगर मैं बात करता हूं बजट की, तो वो इंडिकेटिव फ्यूचर करता है एक्चुअली। ये बात तो मानते हो पक्का अच्छे से? तो अब ये कैश बजट और फ्लेक्सिबल बजट क्या है? तो देखो, कैश बजट के अंदर मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, वो फ्यूचर के कैश की इनफ्लो एंड आउटफ्लो की पोजीशन दिखता है कि मेरे पास फ्यूचर में किसी मंथ के अंदर, जिस मंथ के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूज कर रहा हूं, कितना नोटा आएगा और कितना नोटा जाएगा। याद करो, अगर मेरा प्रीवियस एग्जांपल आपको याद होगा कोल्ड ड्रिंक वाला, याद है वो प्रीवियस सेशन में मैंने आपको एग्जांपल दिया, कितना कैश आया था, कितना आया था, वो एक रफ टेंटेटिव मैंने आपको कैश बजट सिखाया था एक्चुअली, जहां पे हम पर्टिकुलर मंथ में कितना कैश आएगा कितना कैश जाएगा, ये पास की परफॉर्मेंस से हमने फ्यूचर को प्रिडिक्ट किया, उसी को बोलते हैं कैश बजट। इसको क्या समझना है तो लेक्चर नंबर 1 आपको देखना पड़ेगा। फर्स्ट लेक्चर में मैंने इनफ्लो आउटफ्लो कैश का, याद करो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एग्जांपल ही मैंने आपको कैश बजट के थ्रू ही दिया हुआ है। सबका मकसद समझ में आ रहा है? बीईपी पॉइंट, बीईपी एनालिसिस में क्या देखेंगे हम? अपना मुद्दल रेट। ठीक है, मुद्दल रेट ने क्या कि अगर मुझे प्रॉफिट कमाना है तो मुझे टर्नओवर चाहिए, मुझे अगर लॉस जाना है तो कितना टर्नओवर करना पड़ेगा कम से कम। तो ये टर्नओवर निकाल, इनकम को बढ़ाने के लिए, इनकम कम करने के लिए पहले मुझे अपना मुद्दल रेट मालूम होना चाहिए कि कम से कम है। आप कभी थिएटर में गए हो?
थिएटर में जाने के बाद आप देखो कोई मूवी अगर फ्लॉप रही या नहीं चलती या कोई ट्रोल होता उसके साथ, है ना, तो क्या होता, तो अगर वो मूवी के अंदर लोग पब्लिक नहीं आई, थिएटर वाले के पास अगर 10 लोग बैठे हुए तो क्या बोलता सर 15 लोग आए तो शो चलाऊंगा, नहीं तो उससे नीचे आया तो मैं कैंसिल कर दूंगा। ऐसा क्यों बोलता वो? क्योंकि वो अपने बीपी को डायग्नोस कर चुका है एग्जैक्टली कि 15 कम से कम अगर आते हैं लोग हमारे पास तो मेरे को शो 3 घंटे चलाना पड़ता क्योंकि मेरा वर्किंग एक्सपेंस चल रहा है भैया, सही कि नहीं तो वो कैंसिल कर देगा शो। आप देखो नोटिस करो, ये सोचो 200 लोगों की कैपेसिटी वाला एक हॉल होता है जहां पे 15 लोगों की कॉस्टिंग उनकी मुद्दत रेट कर, उसके बाद पूरा प्रॉफिट, सोचने वाली बात है। तो ये डायग्नोसिस कैसे मालूम पड़ता है? बीपी से। आप देखो 3 लोग आए तो 3 लोगों में वो शो चलाएगा क्या? मूवी वाला नहीं चलेगा। पूछो क्यों? क्योंकि उसको पुड़ता नहीं। अब जैसे एग्जांपल अभी मेरी फाइनल की स्ट्रेंथ सपोज कम है, ठीक है, अब तुम्हारा 3 अगर तुम्हारी स्ट्रेंथ कम भी रही मेरे पास तो मैं अगर क्लास चलाऊंगा तो मेरे को पुड़ता नहीं। लेकिन क्या होता है यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड सेशन वगैरह सब ये बजट में आ जाता है, इसलिए मैं बीपी के थोड़ा ऊपर आ जाता हूँ अपने आप। अब ये मुझे ऑनलाइन चलाना है, मुझे ऑफलाइन चलाना है, ये कैसे डायग्नोस किया? जब मैंने अपने बीपी को डायग्नोस किया कि इतने बच्चे मुझे पड़ेगा नहीं, तो एक काम करता हूँ, मेरे को ऑनलाइन लेक्चर लेना ही है, ऐसे भी मैं तो है ही, मार्केटिंग तो करनी है, तो क्या कर रहा हूँ, एक काम करता हूँ, पढ़ाते पढ़ाते ही मेरा मार्केटिंग भी अपने आप हो जा रहा है। तो इसी बहाने मेरी कॉस्टिंग डिवाइड जा रही है, तो इससे मेरा क्या हो रहा है, मुझे अपना प्रॉफिट एंजॉय कर रहा हूँ। तो ये प्रॉफिट एंजॉय का जो बेनिफिट है कब मिला? जब मैंने अपने बीईपी को एनालाइज किया। ठीक है, क्लियर पिक्चर? ओके, तो कैश बजट के बारे में मैं ज्यादा आपको बात नहीं करूंगा। पूछो क्यों? क्योंकि नहीं, कैश बजट मैंने पिछले सेशन में समझा दिया इंडायरेक्टली। जब मैंने आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग एग्जांपल याद करो, मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था कोल्ड ड्रिंक वाला, वो मार्च अप्रैल मई जून ऐसे 4 महीने का अपन ने इनफ्लो आउटफ्लो, हाँ याद है कुछ तुमको? तो बस वही था। क्लियर पिक्चर? ओके, अब यहाँ पे 2 मिनट ध्यान देंगे सभी लोग। तो अब फ्लेक्सिबल बजट के बारे में बात करते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है भैया ये बजट। देखो दोनों बजट ही है और दोनों फ्यूचर के लिए ही खेलेंगे, ये बात तो फिक्स है। लेकिन ये फ्लेक्सिबल बजट क्या काम करता है अपन पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है फ्लेक्सिबल बजट जो एक्चुअली काम में आता है, एक मिनट जी, फ्लेक्सिबल बजट एक्चुअली हमारे एक्सपेंसेस में काम में आता है। कौन से एक्सपेंसेस में? प्रोडक्शन एक्सपेंसेस में। अब लोग सर प्रोडक्शन एक्सपेंस में कॉस्टिंग पड़ा सफिशिएंट नहीं है क्या, जो फिर से आ रहे हो? हाँ, तो फिर प्रोडक्शन एक्सपेंसेस में एक्चुअली काम में क्या आएगा, ध्यान देंगे सब। देखो सुनो, क्या होता है, एक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, क्या करती है? मैन्युफैक्चरिंग भी करती है और ट्रेडिंग भी करती है, स्वाभाविक है। अगर आप कंपनी कर रहे हो तो मैन्युफैक्चरिंग भी करोगे और ट्रेडिंग भी करोगे। चलो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करोगे, ट्रेडिंग करोगे, तब ये काम में नहीं आएगा। ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए मोस्टली काम में आता है। देखो जब भी एक कंपनी अपना मैन्युफैक्चरिंग करती है कोई प्रोडक्ट को या सर्विस देंगी, तो उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के दौरान यानी इंडस्ट्री एक्टिविटी परफॉर्म करने के दौरान 2 टाइप के खर्चे आएंगे। कौन कौन से? फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। अब सर काय का फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट, वो कॉस्ट शीट में क्या था? वो सारे खर्चे कॉस्ट शीट में याद करो 2 कैटेगरी में डिवाइड किए थे, याद है आपको? जैसे रॉ मटेरियल हो गया, वेजेस हो गया, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस। आपने कॉस्ट शीट पढ़ी होंगी तो ये आपको फ्लेक्सिबल बजट आएगा। हाँ याद रखना, ये अगर 5th सेमेस्टर घूम के आए होगे अच्छे से, 6th सेमेस्टर में मुलाकात आपको तभी होगी, नहीं होगी तो फिर मुझसे कांटेक्ट करो, मैं आपको कॉस्ट शीट का फॉर्मेट दे दूंगा, आप थोड़ा बहुत सीखना, नहीं तो आपके 16 मार्क्स जाएंगे भैया। क्लियर? हाँ, तो अभी कहने का मतलब क्या है, ध्यान दो, देखो समझो इस चीज को। तो फ्लेक्सिबल बजट हम किसे कहेंगे? जब भी एक मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चरिंग करता है तो जितनी उसकी कैपेसिटी होती है मैन्युफैक्चरिंग की, वो फुल कैपेसिटी में नहीं करता है। पूछो क्यों? डिमांड नहीं होती उतनी, और डिमांड नहीं हुई तो उतनी कैपेसिटी में मैन्युफैक्चरिंग करके मतलब क्या करेगा? बताओ मुझे, सोचने वाली बात है। तुम ही सोचो एक बार, अगर तुम लोग एक मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो यानी इंडस्ट्री एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, उस इंडस्ट्री एक्टिविटी परफॉर्म करने के दौरान जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है उतनी तुम खिलौन कब? जब तुम्हारी तो डिमांड रहेगी। अगर तुमने माल बना भी लिया फुल कैपेसिटी में तो क्या होगा? या तो वो एक्सपायर हो जाएगा या तो ट्रेंड के आउट ऑफ हो जाएगा। हर चीज एक्सपायर नहीं होती, किसी किसी गुड्स की ट्रेंड चलन निकल जाती है, और चलन निकल गया तो डेड स्टॉक होकर पड़ा होता है हमारे पास। जैसे एग्जांपल देखो, अभी सावरिया पैटर्न तुम्हारी गर्ल्स का, अब सावरिया पैटर्न ये अनारकली के टाइम पे था, वापस आया ना, लेकिन उस टाइम पे एक लिमिटेड पीरियड तक था और चले गया, सही कि नहीं? वैसे गर्ल्स का तो आए दिन पैटर्न इधर उधर होता है, लेकिन बॉयज का भी नहीं होता। अब बॉयज में देखो, बॉयज में हम लोग पहनते ही है, क्या बोलते हैं इसको, एंकल जीन्स। ये हमारे दादा परदादा बोलते थे, हमारे टाइम पे थोड़ी पैसों की कमी थी तो ऐसे ऊपर होते थे, नहीं ऊपर सूट तो हम पहनते थे, क्या करेंगे? कंगाली कंगाली क्या थी? कंगाली। और आज क्या हुआ? आज अमीर से अमीर लोग कटवा के फैशन के नाम पे ऐसे ऊपर ऊपर वाले जीन्स पहन रहे हैं, सही कि नहीं? तो
चलन आता है लेकिन बहुत समय के बाद आता है रिवॉल्यूशंस, ये बात तो मानते हो। लेकिन तब तक हम क्या करेंगे, तब तक गुड्स तो पड़ा रहेगा ना हमारे पास, अगर मेरी कपड़े की इंडस्ट्री है तो, बराबर कि नहीं। तो क्या होता है, एक कंपनी जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी ज्यादा है लेकिन वो फुल कैपेसिटी में अपना माल बनाती नहीं है, बराबर है। अब वो फुल कैपेसिटी में माल नहीं बनाएगी तो क्या होगा, जितनी भी वो कैपेसिटी में माल बनाएगी उससे उसका कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी जितना माल बना रही है, अगर उसने पहले ही उसके लिए बजट नहीं बनाया तो आखिर में ऐसा होगा, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास में बाहर। और फिर एक टाइम ऐसा आता है जहां पे हम ये देखते हैं कि हमारी टोटल कॉस्ट हमारे सेल से कम है, ज्यादा है, सॉरी। तो ऐसा होगा कॉस्टिंग ज्यादा और इनकम कम, तो हम तो लॉस बेयर करेंगे। अब लॉस बेयर करेंगे, उससे रोकने के लिए हमको फ्यूचर में बनाने के पहले हिसाब किताब करना पड़ेगा ना, वो हिसाब किताब हम करते हैं फ्लेक्सिबल बजट के अंदर। अब सर ऐसा क्यों, देखो एग्जाम्पल दे रहा हूं। सपोज आपने सुना होगा आए दिन कंपनियां, कोई कंपनी आती और बोलती ये कंपनियों ने अपना प्रोडक्शन, ये मोबाइल बंद कर दी। आप देखो ना आए दिन कंपनियां, मोबाइल कंपनियां जो आती है, कौन सी कंपनियां, एक मिनट। तो आप देखो आए दिन आपने कभी सुना होगा कि कोई कंपनी ने अपना ये प्रोडक्ट बंद कर दिया, ये प्रोडक्ट बंद कर दिया। आपने कहा ना मोबाइल कंपनी का ये मॉडल बंद हो गया, ये मॉडल बंद हो गया। तो ये मॉडल बंद क्यों कर रही कंपनियां, क्योंकि उनका डिमांड गिर जा रहा है, और डिमांड गिरने के बाद जितनी उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो उतनी फुल कैपेसिटी में प्रोडक्शन कर नहीं रहे, क्योंकि माल बना के मतलब क्या बिकना भी चाहिए ना। तो होता यहाँ पे कि एक लिमिटेड कैपेसिटी ऐसी जाती है, एक पॉइंट में हम ऐसे आ जाते हैं कि जहां पे हम अपने टोटल कॉस्ट अगर हम कैलकुलेट करने बैठते तो हम सोचते हैं अरे यार ये टोटल कॉस्ट में पर मोबाइल तो महंगी पड़ रही। अब लोग सर ऐसा क्यों, मोबाइल में अगर प्रोडक्शन कम हो रही तो कॉस्टिंग कम होगी, नहीं। क्यों पूछो, क्योंकि एक मैन्युफैक्चरर जब मैन्युफैक्चरिंग करता है तो उस मैन्युफैक्चरिंग करने के दौरान उसको कॉस्टिंग दो टाइप के आते हैं, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। और फिक्स कॉस्ट चाहे प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़े चाहे कम हो वो तो उतना ही रहेगा ना। और वो उतना होने की वजह से क्या होगा, एक पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा आएगा कि उनकी सेल जितने का वो सेलिंग प्राइस बेच रहे प्रोडक्ट का, उससे ऊपर उनकी कॉस्ट आ जा रही बनाने के ऊपर, तो वो अपना प्रोडक्ट बंद कर देते हैं। अब ये उसको बचाया किसने, कंपनी को, वो बचाया फ्लेक्सिबल बजट ने। किसने बचाया, फ्लेक्सिबल बजट प्रोडक्शन बनाने के पहले ही कंपनियों को दर्शा देता है कि भैया मत बनाओ, रोक लो प्रोडक्शन। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर लोगे तो आप देखोगे कि आपकी मोबाइल की कॉस्ट, एक कॉस्ट मोबाइल की आपकी सेलिंग प्राइस से ज्यादा आ रही। अब लोग सर ऐसा होता क्या, सेलिंग प्राइस बढ़ा देंगे कंपनी, सेलिंग प्राइस हमारे हाथ में नहीं होती, सेलिंग प्राइस मार्केट तय करता है। क्या तय करता है, क्योंकि अगर मैं सेलिंग प्राइस बढ़ा दिया, सब कॉस्टिंग बढ़ रही है इसकी वजह से, तो क्या होगा पता होगा, ये जितनी डिमांड है उतनी भी नहीं रहेगी, क्योंकि लोगों के पास वही वेरिएशन में सब्स्टिट्यूट कंपनी के प्रोडक्ट रहेंगे हमारे से। अब सब्स्टिट्यूट कंपनी के प्रोडक्ट रहेंगे तो हमारा प्रोडक्ट वो क्यों खरीदेंगे महंगा, बात ये आती है। इसलिए कंपनी इसको बचाता है, ये ब्रह्मास्त्र जिसका नाम है फ्लेक्सिबल बजट। एग्जाम्पल दूं, देखो एग्जाम्पल, सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं एक मोबाइल कंपनी का मैन्युफैक्चरर हूं, ओके, मैं मोबाइल कंपनी चला रहा हूं, सपोज एक्स नाम की मेरी मोबाइल कंपनी है, फेमस। अब क्या हुआ, मेरा कोई एक प्रोडक्ट बन रहा है जो मेरी 100 कैपेसिटी एक दिन की, 100 कैपेसिटी फुल कैपेसिटी क्या होती है 10,000 यूनिट्स बनाने की है, लेकिन मेरी डिमांड 4,000 यूनिट्स की है रोज की, यानी मेरी रोज की डिमांड 4,000 यूनिट्स बिक सकते हैं। तो बताओ ये 4,000 यूनिट कितना कैपेसिटी हो गया, ये हो गया 40%। तो ये अब ये 40% में माल ऑर्डर दे दूं बनाने के लिए, किसको, प्रोडक्शन मैनेजर को, ए बना रहे, लेकिन उसके पहले मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के डिपार्टमेंट को लाता हूँ, ए आदरा ऑफिस में मेरे जल्दी दिया, मैं कौन, कंपनी का डायरेक्टर, सबसे एमडी कौन हूं मैं, एमडी बोलते होल टाइम डायरेक्टर। तो मैं कहूँगा भाई ये 4,000 यूनिट हमारी डिमांड आई है, रिसर्च डिपार्टमेंट ने हमको ये डायग्नोस करके दे दिया है, देख दो इसका फ्लेक्सिबल बजट बना के। अब सपोज फ्लेक्सिबल बजट के अंदर जब वो हमारे फिक्स कॉस्ट, कौन सा कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट ये 4,000 प्रोडक्शन का फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को जोड़ता है, तो उसको फिर ये मालूम पड़ता है कि अरे सर हमारी पर यूनिट मोबाइल का खर्चा कितने का आ रहा है पता है आपको, मतलब कितना, तो बोलता है पर यूनिट मोबाइल खर्चा आ रहा है हमारी मोबाइल का 12,500 दोनों को मिलाकर ना, ठीक है। सेलिंग प्राइस मार्केट में क्या है हमारी, बोलता सर 12,000 रुपए, मतलब क्या बात कर रहा हाँ सर, मतलब क्यों, मतलब ये कॉस्ट तो कम होती लेकिन ये कॉस्ट उतनी होगी ना। अब अगर मैं फैक्ट्री का रेंट भर रहा हूं तो चाहे 4,000 यूनिट मोबाइल रोज बनाऊं चाहे मैं 10,000 बनाऊं, वो रेंट वाला बोलेगा क्या, नहीं आप माल कम बना रहे हो कम रेंट दो, वो तो लागू है ना। तो इसलिए फिक्स कॉस्ट फिक्स होती है। वैसे अगर मैं एक लिमिटेड कैपेसिटी में आके बनाता हूं
और वहां पे मैं ये देखता हूँ कि यार मेरी टोटल कॉस्ट मेरी सेलिंग प्राइस से ही ज्यादा है, तो मैं तो लॉस भी करूंगा। तो मेरे को ये बनाना पड़ता क्या, मैं बोलता हूँ बंद कर दो प्रोडक्शन, ये मॉडल बंद करो, नया कोई आओ ब्रांड एम्बेसडर लाओ, इसी को थोड़ा रेफर बीच करके अपन नया मॉडल करके हम नया लॉन्च करेंगे। आप देखो आए दिन कंपनी ऐसी करती है, डिमांड बनाने के लिए वही उसको मॉडिफाई करके, क्योंकि रॉ तो वही लगेगा ना। अरे सिंपल है, अगर मैं सपोज हार्ड डिस्क ला रहा हूँ, हार्ड डिस्क बोलते क्या उसको, मदरबोर्ड मोबाइल का, वो तो वही लगेगा, कैमरा तो वही लगेगा, तो रॉ तो वही लगता ना बेटा, सिर्फ ऊपर का वो बॉडी थोड़ी चेंज करनी पड़ती बस। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो राम ब्रह्मास्त्र अपने को दिया, ये फ्लेक्सिबल बजट ने दिया। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, फ्लेक्सिबल बजट के अंदर कितनी कैपेसिटी प्रोडक्शन हमने बनाई है पीछे पास्ट में, उसको फ्यूचर के लिए हम 3-4 कैपेसिटी में हम प्रोडक्शन आते हैं, और उसमें फिर हम देखते हैं कि टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है और सेल कितना आ रहा है हमारा इस कैपेसिटी में। फिर जितने जो बेनिफिट हुआ अपन वो कैपेसिटी में, अगर डिमांड रही तो माल बनाएंगे, नहीं रही तो नहीं बनाएंगे। तो वो हमको इस टॉपिक के अंदर सीखने को मिलता है, जिसका नाम है फ्लेक्सिबल बजट। यानी ये बात तो फिक्स है कि फ्लेक्सिबल बजट के अंदर हम एक्सपेंसेस की स्टडी करेंगे ओनली, वो भी कौन से क्राइटेरिया के, 3 एक्सपेंसेस 3 टाइप के होते हैं। बोलो कौन से सर, अभी तो 2 बोले, 3 कहां से आ रहे हैं अभी? पहला आता है फिक्स कॉस्ट, दूसरा होता है वेरिएबल कॉस्ट, और तीसरा होता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट तो यानी फ्लेक्सिबल बजट के अंदर आपको कंपनी के अंदर या दुकानदारी करते वक्त कितने टाइप के खर्चे आते हैं वो सीखने पड़ेंगे। सर हार्ड है क्या, चिल्लर है, क्या है चिल्लर? देखो टॉपिक समझ में आया ना, अगर पर्पस तो सब चिल्लर है। इसके अंदर 3 टाइप के खर्चे आएंगे। पहला आता है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट इसको बोलते हैं ऐसा खर्चा जो प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो या बढ़े, फुल हो, खर्चा सेम है, लेकिन उसकी वजह से पर यूनिट अफेक्ट होता है। देखो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट अफेक्ट होता है और टोटल सेम होता है। पूछो क्यों? एग्जांपल दूं, देखो सिंपल है। अब सपोज मैं ट्यूशन क्लास पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास एक बच्चा आ रहा है और मैं 10,000 रुपये रेंट भर रहा हूँ, तो एक बच्चे के ऊपर रेंट कितना, 10,000 रुपये। अब मेरे पास वही 50 बच्चे आ रहे हैं, कितने आ रहे? तो बताओ रेंट 50 बच्चों में डिवाइड हो जाएगा। अब बताओ 50 10,000 इंटू 50 कितना आएगा? हाँ 10,000 डिवाइडेड में 50, सॉरी, तो कितना आएगा? 200 रुपये। 200 आएगा ना, बराबर है। कितना आएगा करके देखो ना, 200 कैसे आएगा? 2000 नहीं, 10,000 डिवाइडेड बाय 50, 2000, वही तो 200 बराबर। 10,000 डिवाइड बाय 50 करो, 200 रुपये, 200 रुपये। अब 200 रुपये ये पर बच्चे का मुझे रेंट लग रहा है। अब बताओ कहाँ 10,000 रुपये और कहाँ 200 रुपये? तो क्या हुआ, फिक्स कॉस्ट ने क्या किया, फिक्स कॉस्ट जलवा कर दिया। कैसे? वो टोटल कॉस्ट तो कांस्टेंट रहा, लेकिन पर यूनिट वो अफेक्ट कर रहा है। अगर मैं टोटल एक बच्चे को पढ़ा रहा हूँ तो 10,000 लग रहा है, और अगर 50 बच्चे पढ़ रहा हूँ तो भी 10 लग रहा है, लेकिन वो पर स्टूडेंट के ऊपर डिवाइड करने के बाद पर यूनिट अफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो इसकी वजह से ही मेरी कॉस्टिंग कम ज्यादा हो जाती है। समझा आपको? क्लियर? दूसरा आता है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का अच्छा है, वो अपने मौज में रहता है। पूछो क्यों? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट होता है, लेकिन टोटल कैपेसिटी बढ़ने से, कम होने से ये भी कम ज्यादा होता है। और एक होता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है बेटा, बोलो? सेमी वेरिएबल कॉस्ट यानी जिसका कुछ पार्ट फिक्स होता है और कुछ पार्ट वेरिएबल, यानी वो पूरा ना फिक्स है ना पूरा वो वेरिएबल है। कुछ एरिया उसकी फिक्स होती है और कुछ एरिया उसकी वेरिएबल होती है। तो ऐसे 3 टाइप के खर्चों की जब आप स्टडी करोगे और उसको फ्यूचर के लिए प्रेडिक्ट करोगे तो उसी को बोलते हैं फ्लेक्सिबल बजट। अब कैश बजट और फ्लेक्सिबल में अंतर क्या है, समझा कुछ? कैश में हम सब कैश की इनफ्लो एंड आउटफ्लो की पोजीशन देखेंगे फ्यूचर के लिए, और फ्लेक्सिबल बजट हम कितनी कैपेसिटी में हमें माल बनाना चाहिए वो कैपेसिटी के हिसाब से तीनों खर्चों को टोटल कॉस्ट मिला लेंगे, और हम देखेंगे कि हमारी इनकम यानी सेल्स से कॉस्ट कम आ रही कि ज्यादा आ रही। बस यही। हाँ, सेमी वेरिएबल कॉस्ट नहीं समझा? सेमी वेरिएबल कॉस्ट यानी ऐसा खर्चा जिसका कुछ पार्ट, कुछ एरिया परसेंटेज फिक्स कॉस्ट है और कुछ एरिया परसेंटेज वेरिएबल कॉस्ट है। हाँ, एग्जाम्पल दूं अगर? एग्जाम्पल एक मिनट। हाँ नहीं, मैं एग्जाम्पल करना आपको, रुको। इसका एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो हाँ हाँ हाँ, ये बात है। देखो अगर मैं एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ अपनी खुद की, तो एप्लीकेशन में मुझसे वो डेवलपर ने एक अमाउंट ले ली, लेकिन वो बोल रहा है पर स्टूडेंट को भी जितने बच्चे आएंगे मेरे को उसमें भी कुछ चार्जेस चाहिए, नोट्स के चार्जेस चाहिए। तो उसमें क्या हो गया, वो दोनों आ गया, सेमी वेरिएबल हो गया। क्या हो गया वो? यानी कुछ पार्ट फिक्स है, कुछ पार्ट वेरिएबल है। अब बिजनेस की पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस में कोई ऐसा मशीनरी है जिसमें हमें फिक्स डेप्री से लगना ही लगना है, लेकिन उसके अंदर हम लोग मशीन चला रहे हैं तो उसका मेंटेनेंस भी बढ़ेगा
और मशीन कम हुई तो उसका मेंटेनेंस भी कम होगा। तो क्या हुआ, एक ही मशीन के ऊपर फिक्स कॉस्ट भी है और वेरिएबल भी है, उसको बोलेंगे सेमी वेरिएबल। जैसे एग्जांपल, अभी जो मशीनरी मेरा प्रोडक्शन बना रही है उसका डेप्रिसिएशन क्या हो गया, उसका डेप्रिसिएशन फिक्स हो गया, क्या हो गया, फिक्स। लेकिन जो उसका मेंटेनेंस है वो वेरिएबल है, क्योंकि अब ज्यादा मशीन चलेगी तो मेंटेनेंस ज्यादा आएगा और मशीन कम चलेगी तो मेंटेनेंस भी कम आएगा। तो ऐसे दो कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो दोनों से मिलकर बनते हैं, उसको बोलते हैं सेमी वेरिएबल। ये इससे मुलाकात आपकी होगी। अब मैंने आपको तीन टॉपिक्स कौन कौन से, बीईपी क्या होता है, उसके बाद कैश बजट क्या होता है, ये इसके बारे में डिस्कस नहीं किया आज, मैंने कल किया था अपन ने, और फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है आपको समझ आ गया। कल हम अपना फर्स्ट टॉपिक पढ़ने जाएंगे जिसका नाम है रेशो एनालिसिस, और वो होता क्या है पहले कल समझेंगे और फिर कल से हम इसको परफॉर्मेंस करेंगे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।